हेलो गाइस, हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी हम कर रहे हैं फोर्थ, कॉपरेशन, नोटा एंड विजुअलिज्म। जब भी हम काम करते हैं, ठीक है, इकट्ठे होकर, इट इज सिमिलर टू हार्मनी नोट डिस्काउंट। जब हम काम करेंगे इकट्ठे होकर तो हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगा। मैनेजर और मैनेजमेंट ऑफ वर्कर के अंदर अगर हम इकट्ठे होंगे, कॉपरेशन होगा, अच्छे से हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्फिडेंस होगा, सेंस ऑफ गुडविल होगी, तो क्या है, तो हमारा जो गोल है वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन इज द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर इन द साइंटिफिक मैनर। किसी भी काम के लिए हमें ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, राइट। अभी हम देखे जाए तो किसी भी मैनेजमेंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करोगे, सबसे पहले आपका क्या होता है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद भी आपका मंथ के बाद आपका फिर भी कोई ना कोई आपकी डेवलपमेंट के लिए आपको फिर ट्रेनिंग दी जाती है। समय अनुसार हर एक पर्सन को अगर उसकी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाए, जो काम हमारे ऑफिस में किया जाना है उसकी डेवलपमेंट के लिए, तो ये आपका जो स्किल है उसको इनहेंस करेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका जब स्किल इनहेंस हो जाएगा तब किसी चीज को इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपने अच्छी किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, अगर आपने काम करना है तो आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, ठीक है, तब क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑफिस का टाइम वेस्ट करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे कमी होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आप अच्छे से काम नहीं करे तो आपको निकाल देगी। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका जो एम्प्लॉय वो अच्छे से काम करे, तभी उसको पे करेंगे। ठीक है, तो ये 5 जो थे अब आपने किया, साइंस इज नो रोल ऑफ थंब, राइट। सेकंड आपने क्या, हार्मनी होना चाहिए, डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं ये आपको याद हो गए होंगे, आपने बिल्कुल भी इसके अंदर रट्टा नहीं लगाना है, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो था फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है मेथड स्टडी, फोर्थ है डिफरेंशियल पीस ऑफ रेट सिस्टम, फैटिग्यू सिस्टम, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, राइट। इसमें से हम कुछ कुछ अभी कर भी चुके हैं, लेकिन अब हम कंप्लीट करेंगे। मोशन स्टडी भी हम कर चुके हैं पहले, फंक्शनल फोरमैनशिप भी कर चुके हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी कर चुके हैं, मेथड स्टडी भी कर चुके हैं, ठीक है, टाइम स्टडी भी कर चुके हैं, लेकिन हम डीप अभी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन हमने पहले किया था कि मोशन स्टडी जब बात की गई थी स्टार्टिंग के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो मोशन स्टडी कहाँ था, फ्रैंक एंड लीलन गिलबर्ट के जरिए। ठीक है, हेनरी गेयर ने क्या किया था, वर्क को डिवाइड कर दिया था, ठीक है, सेम एज एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, अभी हम करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, जब हम कोई भी काम करते हैं स्टार्टिंग में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए मैंने आपको टास्क दिया आज कि आपने सब ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका टाइमिंग आपने मेंशन करना है। आप स्टार्टिंग में तो करोगे हर एक बंदे को, लेकिन अगर आप डेली डेली ये काम करना शुरू कर गए तो आपका ये सिर का दर्द बन जाएगा। आप बोलोगे रोज ही मुझे ये काम दे देते हैं, मैं कोई इनके लिए हूँ। ठीक है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन का काम ही कर रहे हो, लेकिन नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आपको वो सिर का दर्द बन जाएगा। तो उस सिर के दर्द को कम करने के लिए फंक्शनल फोरमैनशिप का बनाया गया कि उसको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग मेथड में। ठीक है, तो हम कैसे काम करें कि वो हमारे सिर का दर्द ना बने, तो इसलिए हमने क्या उसमें तो इसको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया जिसके अंदर 4 फंक्शन थे, और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम कर देते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो थे वो कौन से थे, रोड क्लर्क था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क था, ठीक है, एंड डिसिप्लिनेरियन था। क्लियर हुआ, कौन कौन से थे, रूट क्लर्क था, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, एंड डिसिप्लिनेरियन। क्लियर हुआ, ये किसके अंदर आएंगे, प्लानिंग के अंदर, याद करिएगा। उसके बाद आपका है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के अंदर कौन थे, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस फोरमैन एंड गैंग बॉस। क्लियर, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। मेंटेनेंस को हम रिपेयर बॉस भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, फंक्शनल फोरमैनशिप किसका पार्ट है, टेक्निक्स का। आपने प्रिंसिपल के अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना है, प्रिंसिपल को आपने पहले किए। प्रिंसिपल के अंदर क्या है, साइंस नोट रूल ऑफ थंब, ठीक है, हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड,
ठीक है। इसके अंदर अपने क्या था, कॉपरेशन का क्या था, और एक अपने सिलेक्शन जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। 5 होंगे आपके। अब इसके अंदर आपने ये टेक्निक्स के अंदर करना है। प्रिंसिपल डिफरेंट है, टेक्निक्स डिफरेंट है, उसके सिद्धांत अलग हैं, तरीके अलग हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? He introduced the concept of functional foremanship which violated the principle of unity of command, इकट्ठे हुए काम करने का। As planning was separated from doing, Taylor advocated the activities of workers should be supervised by 2 set of supervisors based on the specialization of function as one supervisor cannot be supervised all aspects of the work. Functional foremanship involve the supervision. वन सेट आपको क्लियर हो गया। सेकंड सेट कौन सा था, प्लानिंग का, ठीक है। अब जो सबसे पहले था रूट क्लर्क, ठीक है, सबसे पहले हमने रूट क्लर्क का चेक करना है। ये करता था डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ जॉब। सेकंड था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, वेरियस इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीशन द टास्क, लाइक मीन्स की लेइंग डाउन द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स, विच टूल्स एंड इक्विपमेंट आर यूज्ड at the speed the work has to be performed, at other technical details are given the instruction card. Time and cost of the clerk, setting the timetable and cost budget for the job, ठीक है, कि जो भी काम हो रहा है, किस कॉस्ट हो रहा है, कैसी एक्टिविटीज हो रही है, सब चेक करना। आप उनके नाम से आप उनको पता लग जाएगा। डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, कि maintain the proper discipline in the factory. He ensure discipline in the organization by observing that worker work according to the factory rule and regulation. ठीक है, इन केसेस ऑफ एब्सेंटिज्म हो सकता है, वायलेशन हो सकता है, ठीक है, कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है, तो वो सब काम क्या है, डिसिप्लिनेरियन के अंदर है, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम प्रोडक्ट का करते हैं। ये प्लानिंग का हो गया, क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या है, मेकिंग द अरेंजमेंट्स ऑफ मशीन मटेरियल मैन फॉर द जॉब, ठीक है। जब हम काम करेंगे तो हमारे लिए जितनी भी फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, टूल एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो किसके अंदर आएगा, गैंग बॉस के अंदर। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस के अंदर क्या, हमारा काम समय अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मेंटेनिंग द प्लान्ड स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, he ensured that the work is done in time. This speed at which various operations are performed should be accordance with the standard laid time taken to be complete the task. Repair boss या maintenance, right, दोनों का सेम ही होगा। आपको मेंटेनेंस बॉस भी आ सकता है, रिपेयर बॉस भी आ सकता है, मेंटेनेंस फोरमैन भी आ सकता है। He ensures security and maintenance of the machine on which work is performed. Worker should keep the machine in perfect order by taking proper care and perform maintenance activity like regular oiling, checkups and repair. कोई भी चीज अगर उसमें खराब हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको चेक करने के लिए, जैसे कि रेगुलर ऑयलिंग करना, ठीक है, वर्क अच्छे से मशीन काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसके बाद आ गया इंस्पेक्टर। He ensure that work done according to standard laid planning in charge. क्लियर हुआ आपको, कोई डाउट? नेक्स्ट करते हैं हम टाइम स्टडी। This study had to determine the time required by all average skilled worker to efficiently perform a particular job. Time study had to determine the standard time for the job. It analyzed the job by breaking it into different elements and determined the time taken to complete each element of the job. Time study में क्या था कि एनालाइज करता है कि जो डिफरेंट हमारे तत्व उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो समय के अनुसार हुए हैं उस जॉब को करने के लिए या नहीं हुए हैं, ठीक है। जब भी हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो टाइम स्टडी है वो इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिमम टाइम टू परफॉर्म ईच जॉब ऑपरेशन डिटरमाइन, जितना काम जिस समय को दिया हो, काम को दिया होगा उतने समय वो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। द ऑप्टिमम टाइम, मिनिमम टाइम टेकन टू परफॉर्म द टास्क, इट हैव टू डिटरमाइन द फेयर डेज वर्क दैट ईच वर्क कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, समय के अनुसार काम अच्छे से हो जाना चाहिए। इट डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट और ऑपरेशंस, ऑब्जर्व टाइम टेकन टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन। तो उन्होंने क्या करते हैं कि जो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं कि काम कितने समय में हो जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या है कि जितना फालतू काम है उसे फेंक दो। इससे क्या होगा कि जो फाइंड एलिमिनेशन द अननेसेसरी मोशन टू द वर्क ऑफ द जॉब, इससे क्या होगा कि जो एफिशिएंसी होगी वर्कर की वो बढ़ जाएगी। रिड्यूसिंग द फैटिग एंड मैनुअल लेबर, जो मैनुअल लेबर होगा और जो थकावट है, ठीक है, वर्कर्स की,
वो कम हो जाएगी। इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। इट एनालाइज द जॉब बाय ब्रेकिंग इट इनटू वेरियस मूवमेंट, आइडेंटिफाई द एसेंशियल मूवमेंट एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट। हम कर चुके हैं। इसमें क्या आता है कि वेस्टफुल जो चीजें उसे खत्म कर दो, जो जरूरी काम है वही करवाएं। व्हेन ओनली नेसेसरी मूवमेंट्स आर परफॉर्म डूइंग द जॉब वर्क इज डन इज लेसर टाइम एंड रिड्यूस द फैटिग ऑफ वर्कर्स। इससे क्या होगा, काम कम समय में खत्म हो जाएगा और जो वर्कर्स है वो भी जल्दी थकेंगे नहीं और जल्दी ही वो रेस्ट नहीं मांगेंगे, ठीक है। फैटिग स्टडी, in order to increase the capacity to work their maximum potential, worker require rest between the work activity। अगर हम किसी व्यक्ति को लगातार काम करवाते जाएं तो वह थकेगा, आखिर में वो तो बेहोशी हो जाएगा, वो काम कर ही नहीं पाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, उसे कुछ समय के लिए रेस्ट दे दी जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट, मोशन एंड फैटिग आर डायरेक्टली रिलेटेड। एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन फ्रॉम द वर्क, एलिमिनेट अमाउंट ऑफ फैटिग आल्सो। अगर हम किसी काम के अंदर फालतू काम को फेंक दें और जिस वर्कर की थकावट है वो अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर हम फालतू काम कम कर देंगे तो थकावट भी कम हो जाएगी। द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड कंट्रीब्यूट टू हिज एंड हर ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर, टर्म्स प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट एंड वेजेस। क्लियर हुआ? Method study, determine the best method doing the work, optimum utilization of human and non-human resources. It determines the specification and technological feasibilities of the product and design an operation system that is optimum in term product design. इस स्टडी के अंदर क्या है, अगर आपको किसी चीज की कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके मेथड तो होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। यूज मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। उसके साथ आपको क्या है, प्रॉफिट हो जाए और आपकी जो कॉस्ट है वो लो हो जाए, ठीक है। वो अलग अलग आपको मेथड ढूंढना है। इट रिजल्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज। तब अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो यूटिलाइजेशन आपका ऑप्टिमम एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी होना चाहिए। रिड्यूस द मटेरियल, रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, तो जितने भी कॉस्ट है, चाहे वो लेबर कॉस्ट है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट है, वो कम होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास ऐसा रेजोल्यूशन होना चाहिए, नहीं कि आप बिल्कुल कॉस्ट खर्च ही ना करो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा ना हो, कम हो, ठीक है। मेथड स्टडीज के अंदर काउंट होता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन अलग अलग है, इसके अंदर 4 हम करेंगे। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, रॉ मटेरियल का भी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या आएगा, उसका डिजाइन, उसका वेट, उसका शेप, उसका साइज। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, ये ना हो कि आज बंदे ने मशीन में काम किया, नेक्स्ट वो खराब होगी, या आज काम किया उसके अंदर कोई भी वर्कर उसके अंदर फंस गया है। तो हर एक चीज का मशीन, इक्विपमेंट वो अच्छे से होने चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, आपकी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्शन की, ठीक है। So method and techniques of production should be determined in advance after proper job analysis and research. तो ये सब काम किसके अंदर आएंगे, आपके स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के अंदर। क्लियर हुआ अभी तक आपको? नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेट सिस्टम। डिफरेंशियल रेट सिस्टम क्या है, इसके अंदर है कि हर एक पर्सन का जो रेट सिस्टम है उसको पे करने का वो अलग होना चाहिए, ठीक है। हायर वेज टू प्रोडक्टिविटी वर्कर्स एंड लोअर रेट टू दोज हु प्रोड्यूस लेस स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर कोई जितना आपने स्टैंडर्ड आपने बना लिया कि हाँ मुझे आज 33 पीस जो है आज वो प्रोडक्ट करवाने हैं, अगर आपने 33 कराए हैं तो ठीक है, स्टैंडर्ड आपको मिल गया। अगर आपने 33 से ज्यादा किए हैं, 40 कर दिए, 45 कर दिए, तो आपको जो है आपका हायर वेज आपको मिलना चाहिए, आपको ज्यादा वेज मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो हम डिफरेंशियल रेट सिस्टम है हम आगे चल के इसे ब्रीफली करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इंट्रोड्यूस किसने किया, डिफरेंशियल रेट सिस्टम, ये टेलर ने, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ इंसेंटिव इंक्रीज द वेजेस 30 to 100%। ओके गाइस, आपको क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत होगी तो प्लीज मुझे मैसेज या कमेंट कर दीजिएगा, राइट। थैंक यू गाइस।